धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के माध्यम से आप सभी के सामने रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कल जो हमारी चर्चा लाइव बीच में रह गई थी, समय ज़्यादा हो गया था, तो चर्चा यही थी कि जो SIT पंजाब पुलिस बरगाड़ी और ये गुरु ग्रंथ साहिब वाले मसलों में जो हजूर महाराज जी से सवाल जवाब करके आई है, और उन सवाल जवाब की जो लिस्ट है वो मीडिया में लीक हुई है, और करीब करीब 114 या 115 सवाल हैं, और उन सवालों में से लगभग 54 सवालों का हमने आपको डिटेल दे दी थी कल व्हाट्सएप उस पर, फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप पे भी। और बाकी 54 के अलावा 115 टोटल सवाल थे। जो बाकी सवाल हैं वो रह गए थे, और बाकी सवाल की लिस्ट भी आज डाल दी जाएगी। और एक लिंक आपको हमने दिया था, उस लिंक से आप पहले 54 सवाल डाउनलोड कर सकते हैं। आज आपको एक और लिंक दे देंगे, उससे आप पूरे 115 सवाल डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, खुद उसका जवाब देख सकते हैं। ये सवाल जवाब कितने ऑथेंटिक हैं, सही हैं या गलत हैं, ये दो ही तरह से पुष्टि की जा सकती है। या तो खुद SIT कहे भी हमने ये सवाल जवाब लीक नहीं किए, दूसरा या एडम ब्लॉक क्लेम करे भी ये सवाल गलत हैं, उनका वकील मौके पे मौजूद, क्योंकि होगा ही वकील, तो इतने बड़े मसले में पिताजी अकेले थोड़े ही बैठे होंगे। पुलिस के साथ कभी भी वकील अपने क्लाइंट को अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि पुलिस का तरीका कुछ सीधा नहीं होता है पूछताछ करने का, साफ़ सुथरा तरीका नहीं होता है। तो डेरे की तरफ से भी कोई ना कोई वकील उस पूछताछ में बैठा होगा, तो वो क्लेम करे, क्योंकि पंजाब पुलिस का क्लेम करना है कि जो ये सब पूछताछ हुई है, इस पूछताछ में बाकायदा वीडियोग्राफी की गई है इस सारे पूछताछ की, और उसके बाद ये सवाल जवाब हुए हैं। और जितने हमारे सूत्र बता रहे हैं भी, ये 90% तो क्लेम किया जा रहा है भी ये सही हैं सवाल जवाब। हालांकि किसी ने इसके गलत होने की पुष्टि अभी तक नहीं की है, इवन SIT ने नहीं की है, और सभी मीडिया चैनल्स पे ये आया, अखबारों में भी पब्लिश हुए हैं। हालांकि अखबारों में बिल्कुल 22 सवाल दिखाए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में 115 सवाल हैं। तो हमने आपके लिए पूरे 115 सवालों की लिस्ट जुटाई है, पूरे के पूरे 115। वो आपको इसके लाइव के बाद लिंक दे देंगे और गूगल ड्राइव का, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और व्हाट्सएप, जो लोग व्हाट्सएप पे होंगे उनको हम PDF ही शेयर कर देंगे जो ग्रुप्स में ऐड हैं, और PDF आपके पास 115 सवालों की आ जाएगी। तो 54 सवाल हमारे लगभग कल डिस्कस हो गए थे, बाकी के सवाल रह गए थे। तो सवाल सारे लगभग बरगाड़ी बेअदबी कांड से जुड़े हुए हैं। इसमें एक क्योंकि सवाल ऐसा है कि घुमा फिरा के कुछ सवाल एक जैसे ही हैं, तो कुछ कुछ सवाल जो अलग हैं वो हम आपको बताते चलते हैं। एक सवाल ये है कि आपने चारों धर्मों का नाम गुरमीत राम रहीम सिंह रखा हुआ है, क्या आपने किसी भी धर्म के मुख्य चिन्ह को अपनाया, जैसे कोई जनेऊ है या 5 कंकार हैं, ऐसा कुछ इत्यादि। तो पिताजी ने जवाब दिया भी हमने ये नाम इसलिए रखा है क्योंकि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और किसी भी धर्म का चिन्ह हमने धारण नहीं किया। अब इसके अलावा आगे जो कहते हैं ना, डेरे में पिताजी के हुक्म से सब कुछ होता है। अब उसमें कि डेरे में फैक्ट्रियां लगी, डेरे में कमर्शलाइजेशन हुआ, इसमें सवाल पूछा गया है डेरे की कमर्शलाइजेशन कब और किसकी सलाह पे शुरू की गई थी। तो गौर से सुनिएगा क्योंकि थोड़ा मेरा गला खराब है। डेरे की कमर्शलाइजेशन कब और किसकी सलाह पर शुरू की गई? तो जवाब था ये सारा काम मैनेजमेंट का ही था, ये सारा मैनेजमेंट का ही काम था, इसमें हमारी मंजूरी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ अगर आप देखना चाहें थोड़ा स्क्रीन पे, मैं आपको लैपटॉप जितना दिखा सकूं, कैसे देखेगा ये, एक सेकंड, आपको स्क्रीन पे लैपटॉप से आ भी जाएगा। थोड़ा मैं इसको रिवर्स कैमरा चला के देखता हूँ। आपको थोड़ा मोटे मोटे सवाल आपको इसमें दिख ही जाएंगे। तो डेरे की कमर्शलाइजेशन कब किसकी सलाह पर शुरू हुई, इसके अलावा किंग्जी ब्रांड के मालिक कौन थे, इसे क्यों बंद किया गया, डेरे में नपुंसक किस कारण से बनाए जाते थे, ये सवाल आप मोटे तौर पे पढ़ ही लें।
इसके बाद बुर्ज जवाहर सिंह वाला कि मांझी के दीवान में डेरे के लॉकेट उतरवाए गए, इसके बारे में आपको किसने बताया, आपका क्या एक्शन प्लान है। हाँ, पिताजी बोलते हैं अभी परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, हम किसी को कुछ नहीं कहना चाहते। आप किस धर्म ग्रंथ को मानते हो। ये सारे सवाल हैं अलग अलग, तो ये सवाल हैं और जवाब हैं। तो ये मोटे तौर पे सवाल है, ये आपको मैं भेज दूँगा। कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको इम्पोर्टेंट देखने की ज़रूरत है। और गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी के बारे में जानकारी आपको कैसे दी गई, तो पिताजी बोल रहे हैं हमें कोई जानकारी है ही नहीं। इसके अलावा हाँ, ये और सवाल आप गौर से सुनिए। एक 45 मेंबर का मर्डर हुआ था, हत्या हुई थी। पिताजी से सवाल पूछा गया, क्या आपको पता है कि महेंद्र पाल बिट्टू का कत्ल जेल में हो गया था। क्या आपको पता है कि महेंद्र पाल बिट्टू का कत्ल गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करके हुआ था। जवाब गौर से सुनिएगा। भी पिताजी को जानकारी दी भी जाती है या नहीं है, सिर्फ बोला ही जाता है कि पिताजी के पास सारी जानकारी जाती है। मुझे इस बारे में जेल के किसी मुलाजिम ने बताया था, लेकिन यह नहीं बताया कि हत्या क्यों की गई है, और ना ही मैंने इसकी पड़ताल की है। कितना सिंपल सा सवाल है ना, और कितनी गहराई वाला सवाल है, और साथ संगत के सामने किस रूप में आना चाहिए और कैसे आ रहा है। कि महेंद्र पाल बिट्टू एक यूथ वेलफेयर फेडरेशन का 45 मेंबर था, जो राजनीतिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा सक्रिय था। उस व्यक्ति का जेल में मर्डर हो जाता है, किस लिए, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की वजह से। साथ संगत इतने बड़े बड़े धरने लगाती है, और पिताजी बोल रहे हैं उसके कत्ल की जानकारी हमें जेल के मुलाजिम से मिली है। और आगे पिताजी क्या बोल रहे हैं, हमने इसकी पड़ताल नहीं की है, ना ही मैंने इसकी पड़ताल की है। मतलब पड़ताल भी करनी नहीं चाहिए पिताजी ने। और लेकिन किसी ने ये नहीं बताया भी हत्या क्यों की गई है। आप सोचिए भी, आपको लगे भी वकील आपकी सारी जानकारी पिताजी को जाके संगत की या प्रबंधक डेली फ़ोन करके जानकारी देते होंगे, तो ये उस दावे की भी धज्जियाँ उड़ाता सवाल है। अगला आपको आएगा भी ये सुखजिंदर सिंह सन्नी को, ये है अब इसके अलावा अब मुंबई में जो लोग ज़्यादा थोड़े टूरों पे ट्रैवल करते हैं पिताजी के साथ, ख़ास तौर पे विदेश वाले, उन्होंने बोला पिताजी ने ना मुंबई में अपना फ़्लैट ख़रीद लिया है। जो जिनसे पैसे लिए जाते थे ना इस काम के, डेरे ने अपना फ़्लैट लेना है, डेरे का ऑफिस बना है, वहाँ पे फ़्लैट लिया बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, या ये सब कुछ। तो अब ज़रा इस सवाल को भी देख लेना, मुंबई में आपका कोई फ़्लैट है जहाँ जाकर आप ठहरते थे, वो किस जगह पर है। जवाब, हमारे किसी श्रद्धालु का किराए पर फ्लैट था, हमारा अपना कोई फ्लैट नहीं था और ना ही अब है ना। अब जिन्होंने मुंबई फ्लैट के परमार्थ किए हैं, जो ख़ास तौर पे जो लोग टूरों पर ट्रैवल करते थे, जो पिता के साथ जहाज़ों में जाया करते थे, भी यहाँ पे फ्लैट लिया है जी, पता नहीं कितने करोड़ का फ्लैट है, पिताजी ने फ्लैट लिया है, हमने यहाँ पिताजी रहेंगे, होटलों में नहीं रहेंगे, और ये पिताजी का अपना फ्लैट है, पिताजी ने अक्षय कुमार वाली बिल्डिंग में फ़्लैट लिया है, वगैरह वगैरह। तो ज़रा एक और से सवाल का जवाब पढ़ लें कि वो किसी सत्संगी का किराए पे फ्लैट था, जिन्होंने पैसा दिया होगा उनको बड़ा दर्द हो रहा होगा अब इस चीज़ का। अब एक और, जो अपने आप को पिताजी का बॉडीगार्ड बोलते हैं, वो भी देख लेना। आपकी सिक्योरिटी में कितने, ये मैंने गलत लिख दिया, आपकी सिक्योरिटी में बॉडीगार्ड कौन कौन है। जवाब है, हमारे 25-30 गनमैन थे, मेरा बॉडीगार्ड कोई नहीं था। मतलब वो सिर्फ गनमैन थे, सरकारी थे या प्राइवेट थे। बॉडीगार्ड पर्सनल पिताजी किसी को नहीं रखते थे। जो लोग क्लेम करते हैं ना, ख़ास तौर पे ये सफ़ेद कोट पहनने वाले, भी हम तो बॉडीगार्ड थे पिताजी के, कोई बॉडीगार्ड नहीं थे। हमारे 25-30 गनमैन थे, मेरा बॉडीगार्ड कोई नहीं था। इस बारे में मैनेजमेंट को पता हो सकता है। तो ये भी सवाल जो अपने आप को सिक्योरिटी वाला
अब ये सवाल दोबारा गौर से पढ़ लेना, जो कल भी जिक्र हुआ था। आपने पिछले जवाब में कहा कि कोई भी व्यक्ति कमेटी में डालना या निकालना हो तो मैनेजमेंट आके दस्तखत करवा लेती थी। क्या महेंद्र पाल बिट्टू, संदीप बरेटा, हर्ष दूरी, प्रदीप क्लेर को नेशनल कमेटी मेंबर बनाने के लिए व 45 मेंबर बनाने के लिए आपसे दस्तखत करवाए गए थे? अब आगे हमारे दस्तखत ट्रस्ट के मेंबर बनवाने व घटाने के लिए लिए जाते थे, ना कि कमेटियों के मेंबर बनवाने के लिए। इस बारे में मैनेजमेंट व संगत ही फैसले लेती थी। अब ये क्लियर है कि मैनेजमेंट जो बाकी कमेटियां हैं उसको लेकर पिताजी कोई फैसला नहीं लेते थे, वो मैनेजमेंट और संगत ही फैसले लेती थी। अब जरा इसको भी पढ़ना। पिताजी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था घुक्कियांवाली में। गौर से सुनना, पिताजी पे जानलेवा हमला हुआ था घुक्कियांवाली में, बाकायदा उसका वीडियो भी उपलब्ध है। उसमें कैसे हुआ था वो फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। उस हमले का जिक्र है यहाँ पे। सिख प्रचारक बलजीत सिंह दादूवाल, पंथ प्रीत डडरियांवाला व हरजिंदर सिंह मांझी के साथ आपके कैसे संबंध थे? इनमें से कोई भी हमें नहीं मिला और ना ही हम पर्सनली किसी को जानते हैं। घुक्कियांवाली पर जो अटैक हमारी गाड़ी पर हुआ तब ड्राइवर फूल के साथ हमारी बातचीत हुई थी कि इस अटैक में दादूवाल का हाथ हो सकता है। पंथ प्रीत, हरजिंदर सिंह मांझी और डडरियांवाले के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं था। सरोकार लिखा हुआ था उसमें पंजाबी में, और ना ही इनके साथ हमारा कोई मतभेद था। अब अगर डेरे की मैनेजमेंट को सबको इस बात का डाउट था कि बलजीत सिंह दादूवाल हजूर महाराज जी की गाड़ी पे हमला कराने की साजिश में शामिल है, तो आपने कभी सुना कोई धरना दिया हो, कोई मेमोरेंडम दिया हो कि बलजीत सिंह दादूवाल को गिरफ्तार करो या बलजीत सिंह दादूवाल पे कार्रवाई करो? सुना कभी? इतना बड़ा हमला प्लान हुआ, बाकायदा पूरे काफिले पे हमला हुआ था और पूरी भीड़ ने हमला किया था, तो सुना कभी? अपनी बारी में कैसे तैयार हो गए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम किसी से दबते नहीं हैं। पिताजी के ऊपर हमला हुआ, पिताजी को बताया जा रहा है कि बलजीत सिंह दादूवाल ने का हाथ हो सकता है, और ना कोई मेमोरेंडम है, ना कोई धरना है, ना कोई कुछ है। तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि पिताजी का कितना का फिक्र था। और ये आज की बात नहीं है, 2008-9 की है, तब की बात है जब ये सब कुछ हुआ था। तो इसके अलावा किस किस 45 मेंबर को मल्टीप्लेक्स बनाने की मंजूरी दी गई थी? महेंद्र पाल बिट्टू को यह बनाने के लिए क्यों कहा गया था? आप सोचिए, 45 मेंबर मल्टीप्लेक्स सिनेमा बना रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। मल्टीप्लेक्स सिनेमा बनाने का सवाल क्यों उठा? इसका मतलब 45 मेंबर कोई अपने अपने थिएटर बनाने में लगे हुए हैं। अगला सवाल भी साथ ही पढ़ लें। भारत में आपके कितने मल्टीप्लेक्स बने हुए हैं और उनकी मैनेजमेंट किस तरह से चलती है? मतलब क्या है, ये मल्टीप्लेक्स कहाँ से आए? मल्टीप्लेक्स तो डेरे का एक मल्टीप्लेक्स भी नहीं है, तो सिंगल स्क्रीन है। जो थिएटर था जहाँ रूहानी थिएटर प्रोग्राम होते थे, माही थिएटर, माही सिनेमा, इसके अलावा तो कोई थिएटर ही नहीं है। तो ये मल्टीप्लेक्स कौन से 45 मेंबर कहाँ बनाने में लगे हुए हैं? तो ये ज़रा 45 मेंबरों से ज़रूर पूछिएगा। और आखिर में एक ज़रूरी बात आपको बड़ी बताएंगे लास्ट में। जब आपको पता चला, ये जो धरना लगाया था जिन्होंने महेंद्र पाल बिट्टू की हत्या के ऊपर, ज़रा वो गौर से सुनना। जब आपको पता चला कि महेंद्र पाल बिट्टू की हत्या जेल में हुई है, उस समय आपने अपने प्रेमियों को क्या संदेश दिया? जवाब, मैंने इस बारे में कोई भी संदेश नहीं दिया। कमेटी की तरफ से कोई संदेश देने के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब वहाँ पे जो धरने में बैठे लोगों को सुनारिया से प्रसाद आ रहा था, अब उनको पूछना कि वो प्रसाद किसका था। पिताजी ने प्रसाद भेजा है परिवार के लिए, पिताजी ने प्रसाद बेचा है धरने वालों के लिए। वो सुबह शाम जो प्रसाद भर भर खिलाया जा रहा था, वो धरने में बिठाना था कि बलि का बकरा बनाना था? तो ये सवाल आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि एसआईटी के लिए शायद ये ज़रूरी ना हो, लेकिन साथ संगत के लिए कितने ज़रूरी हैं ये सवालों के जवाब। हो सकता है भी एसआईटी के ज़रिए पिताजी ने कितना कुछ सामने लाना था वो ला दिया। अब ये 109 नंबर सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट और सबसे ख़ास सवाल।
महेंद्र पाल बिट्टू को जो संदेश दिया जाता था, इसे महेंद्र पाल बिट्टू मत समझिए, सिर्फ 45 मेंबर समझिए, वह आपकी तरफ से दिया जाता था या किसी कमेटी की तरफ से दिया जाता था? जवाब सुनना, हमने किसी 45 मेंबर कमेटी के मेंबर को कोई सीधा संदेश कभी नहीं दिया। गौर से सुनिएगा बार बार, हमने किसी 45 मेंबर कमेटी के मेंबर को कोई सीधा संदेश कभी नहीं दिया। इस बारे में मैनेजमेंट कमेटी ही बता सकती है। अब ना संत, आप चिट्ठियां पढ़ते ना, वो चिट्ठियां लिख के भेजता है जो गोभी राम, संत का जवाब तो एक लाइन में सार होता है सीधा, वो कोई बनावटी नहीं होते हैं, वो स्पष्ट लिखते हैं। क्या? हमने किसी 45 मेंबर कमेटी के मेंबर को कोई सीधा संदेश कभी नहीं दिया। सिरे ही लगा दिया ना, बात सिरे से ख़त्म ही हो गई। अब कोई भी 45 मेंबर को जब संदेश ही नहीं दिया तो 45 मेंबर कौन कौन से संदेश लेके आ रहे हैं आपके पास? वो चिट्ठियों में घुमा फिरा के पिताजी के कहने का मतलब ये था, पिताजी के कहने का मतलब ये था, मतलब ये होता है जो सामने दिख रहा है, ये महसूस होता है भी हाँ ये जवाब पिताजी के हैं, भी सटीक जवाब है, कोई ऐसा नहीं है भी गोलमाल करके दिए गए जवाब हैं। क्या डेरे की इन कमेटियों का संचालन आपके बिना किसी और के पास है? 45 मेंबर कमेटियों का, तो क्या जवाब है? इन कमेटियों का संचालन मैनेजमेंट के पास ही है जी। सीधा क्लियर है ना, इन कमेटियों का संचालन मैनेजमेंट के पास ही है जी। क्या हर्ष दूरी, संदीप बरेटा और प्रदीप क्लेर आपके पास से हुक्म लेते थे? हम इनको नहीं जानते और हम इन्हें कोई हुक्म नहीं देते थे। अब ये संदीप बरेटा आया था ना आपके सबके प्लाटों की रजिस्ट्रियाँ कराने, अब वो आगे सुनिए। अगर डेरे का प्रबंध कमेटियों के हाथ में है तो फिर इस समय कमेटियों का प्रमुख कौन है? डॉक्टर नैन। अब ये सुखलैंत और शोभा का नाम नहीं है इसमें। सुखलैंत जो अभी अपने आप को चौधरन बनी खड़ी है कि मेरे को पिताजी ने बना दिया है, क्या बोल रहे हैं पिताजी? डॉक्टर नैन वाइस चेयरपर्सन इस समय हेड हैं क्योंकि विपासना बीमार है ना। विपासना हो सकता है पिताजी को जानकारी दी गई हो कि वो बीमार है, और डॉक्टर नैन वाइस चेयरपर्सन इस समय हेड हैं। तो इसमें सुखलंत कहाँ है और शोभा कहाँ है, गोभी कहाँ है, गुरदात कहाँ है जो अपने आप को चौधरी बने, सीनियर वाइस चेयरमैन श्री 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 जगजीत सिंह कहाँ हैं, मोहनलाल कहाँ है, सुखदेव देवाना कहाँ है? जो है वो तो बोलता नहीं और जो नहीं है वो धक्के से बोल रहा है। मतलब क्या? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जो एक्चुअल में दूल्हा बना हुआ है वो तो डॉक्टर नैन है, और चिल्लाने वाले इतने सारे हैं भी हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर तौर में हैं। आखिरी सवाल, खट्टा सिंह के बाद आपका ड्राइवर कौन था? फूल हमारा ड्राइवर रहा है, खट्टा सिंह कभी मेरा ड्राइवर नहीं रहा। तो ये थे सवाल जवाब। अब बहुत सारे सवाल, इन सवालों को पढ़ के आपके दिमाग में भी जनरेट हो गए। हाँ, तो ये अब आपको समझ आना चाहिए भी जब 45 मेंबर पिताजी ने बनाए ही नहीं तो फिर 45 मेंबर बनाए किसने? और जब 45 मेंबर की कमेटियों का हेड एडम ब्लॉक है तो फिर 45 मेंबर कैसे बोलते हैं भी हम तो पिताजी से डायरेक्ट हुक्म लेते हैं? पिताजी बोलते हैं भी हम तो सीधा हुक्म कभी देते ही नहीं थे किसी 45 मेंबर को। तो फिर ये जो 45 मेंबर आपको आके बोलते हैं भी हमें सीधा हुक्म पिताजी ने दिया, तो उनसे पूछो ये तो पिताजी ये बोल रहे हैं। अब चलिए हम आपको एक और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं। क्या है कि अब अचानक से यूथ वीरांगना और यूथ वेलफेयर फेडरेशन की एक मीटिंग ली गई है, और उस मीटिंग का विषय क्या है कि साध संगत को यह यकीन दिलाओ कि हजूर महाराज जी 45 मेंबरों की मीटिंग लेते थे। अब यकीन दिलाओगे कैसे? पिताजी बोलते हैं हम 45 मेंबरों की मीटिंग लेते नहीं थे, और अब उस मीटिंग में 45 मेंबर अगर लेते थे तो मीटिंग में 45 मेंबर के अलावा कोई जाता नहीं था। अब कोई जाएगा नहीं तो बताएगा कैसे भी मीटिंग हुई भी थी या नहीं? और अगर मीटिंग लेते थे तो कहाँ लेते थे, कैसे लेते थे? ये मैंने आपको कल भी बताया और आज भी बताते हैं। मीटिंग कैसे होती है?
डेरा के अंदर मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पे, जैसे गुरु जी का कोई सिक्योरिटी गार्ड है, उस सिक्योरिटी गार्ड की शादी हो गई है, या फिर उस सिक्योरिटी गार्ड का कोई जन्मदिन आ गया है, या उसके बच्चे का जन्मदिन आ गया है, तो वो क्या होता है कि जब जन्म, तो बोला भी साधुओं को जैसे हम, क्या होता है खुशी के तौर पे, आम तौर पे क्या होता है समाज में कि जब हम खुश होते हैं तो ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं। क्यों? ब्राह्मण पूजा पाठ करते हैं और भगवान को याद करने वाले होते हैं, उनको खाना खिलाने से पुण्य मिलता है। इसी तरह डेरे में जो सतब्रह्मचारी हैं वो बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, और वो सेवा करते हैं, और इसलिए उनकी सेवा का फल बड़ा है, क्योंकि वो सतब्रह्मचारी दुनिया को, मतलब अपने परिवार को त्याग के सेवा करते हैं। इसलिए कभी उनको खाना खिला दिया, कुछ ऐसी कोई चीज़ खिला दी भोजन के तौर पे, तो वो एक पुण्य का काम माना जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि बरसात नहीं हुई सिरसा में बहुत टाइम से, तो पिताजी ने कहा वे ठीक है यार, साधुओं को चावल खिला दो, मीठे चावल खिला दो। चावल खिला दिए, पिताजी का आशीर्वाद था, प्रसाद बन गया, बरसात हो गई। तो क्या है, ये लोग पुण्य मानते थे जो पिताजी के आसपास रहते हैं, भी साधुओं को कुछ खिला दिया जाए। तो आम तौर पे ऐसा ही होता था कि जब किसी की खुशी हो तो वो बोलते पिताजी सतब्रह्मचारियों को कुछ खिला दें। तो कैसे 2-3 आइटम होती थी, जूस की बोतल होगी, ज़्यादा ज़्यादा जूस होता था, कोई पेटीज या समोसा, एक आधी मिठाई, ये 3-4 चीज़ें ही मैक्सिमम होती थी। या पेटीज की जगह ब्रेड पकौड़ा आ जाएगा, या कोई ऐसा कोई पकोड़े वगैरह कोई चीज़ आ जाएगी, पनीर का पकोड़ा आ जाएगा। क्योंकि मैं ऐसी पार्टियों में बहुत गया हूँ, और वो उस पार्टी में पहले आधा घंटा सिर्फ सतब्रह्मचारी जाते थे। वो पिताजी उनसे अपनी पर्सनल बात जो भी वो करना चाहते थे, क्योंकि वो पिताजी के अधीन ही रहते थे। और उसके बाद बाकी आधा का घंटा बाकी सभी 45 मेंबर और जो खास परिवार थे वो लोग जाते थे। उसमें सब में सामान बंटता था, हंसी मजाक होता, चुटकुले सुनाए जाते। यही प्रोसेस फिर बहनों के साथ होता। तो ये इसी को मीटिंग कहते हैं। वो इसमें कोई संगत से रिलेटेड कोई भी आदेश नहीं होता था पिताजी का। कोई ऐसे कोई संगत से कोई खबर आ गई भी, संगत से कोई न्यूज़ आई हुई है, वो न्यूज़ कोई बता देता था पिताजी को। ये आम तौर पे होता था, और मैं खुद उस मीटिंग में जाता रहा हूँ। ऐसी पार्टियों में, ये मीटिंग नहीं कहते थे, ये पार्टी होती थी। और जिनको जो सिरसा में रहते हैं, सिरसा में आपका कोई डेरे के अंदर जानकार हो, उनसे पूछना मीटिंग कौन सी होती। मीटिंग होती थी एडम ब्लॉक की, हर हफ्ते में एक बार एडम ब्लॉक की। और हाँ, ये वीरपाल कौर इंसान जी लिख रहे हैं भी वो यूथ वीरांगना, जो यूथ वीरांगना की 45 मेंबर के ऊपर जिम्मेवार होते हैं नेशनल लेवल पे, उनकी भी मीटिंग पिताजी ने कभी नहीं ली। तो फिर ये मीटिंग किसने ली? ये मीटिंग नीचे होती थी। संगत को यकीन दिला दिया गया कि मीटिंग पिताजी ने ली है ताकि संगत से पैसे ऐंठ सके, संगत पे अपने आदेश थोप सके। असल में मीटिंग कौन लेता था ये तो वही बताएंगे। पिताजी कभी मीटिंग नहीं लेते थे, ये सच है। आप डेरे के एम्प्लॉयज़ से पूछिए, चलो डेरे में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर रहा हूँ, कोई फैक्ट्री में रहा होगा, कोई कहीं रहा होगा, आज तक पिताजी ने डेरे के कर्मचारियों की मीटिंग ली हो भी, डेरे के कर्मचारियों की मीटिंग ली हो? ये बताओ, ली नहीं। आज पिताजी कभी लेते नहीं थे। पिताजी सिर्फ और सिर्फ संगत की मीटिंग लेते थे। अब उसी संगत में 45 मेंबर भी आते हैं, उसी संगत में कर्मचारी भी बैठते थे, उसी संगत में आम संगत भी बैठती थी और सेवादार भी बैठते थे। अब चाहे उसमें मीटिंग में बोलने वाला आदमी 45 मेंबर है, वो भी संगत गिना जाता है। इवन ये हमें कहा जाता था अभी, डेरे के कर्मचारियों से पिताजी सलाह नहीं लेते, अगर आपने सुझाव देना है तो संगत बन के आओ, संगत की मीटिंग में खड़े होकर बोलो, सेवादारों की मीटिंग में। एम्प्लॉयज़ की कभी मीटिंग पिताजी नहीं लेते थे, ये तय है। हाँ, बस जब दिवाली का दिन आता था तो दिवाली पे मिठाई बांटने के लिए आशीर्वाद देने आते थे कि दिवाली की मिठाई सबको बांटी जाती थी। इसके अलावा कभी मीटिंग होती ही नहीं थी। पिताजी ने खुद स्टेज से सुनाया था, बोला था कि एडम ब्लॉक की हम हर हफ्ते या 10 दिन में मीटिंग लेते हैं, जो एडम ब्लॉक के लोग हैं उनकी, और ताकि वो कोई ऐसा सवाल जवाब हो सीधा बता सकें तो वो बता देते थे। और कोई मीटिंग पिताजी कभी लेते ही नहीं थे। अब 45 मेंबर या यूथ वीरांगना, यूथ वेलफेयर फेडरेशन, जो भी ये 45 मेंबर यूथ वाले या दूसरे हैं, ये क्यों साबित करने पे लगे हैं कि मीटिंग पिताजी लेते थे ज़बरदस्ती? क्यों? और तो और छोड़िए, उत्तराखंड में बाढ़ आई थी। उत्तराखंड में आपको ध्यान हो, उत्तराखंड में बाढ़ आई थी और 150 लोगों की, 150 लोगों की ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की टीम गई थी वहाँ पे। उसमें ऐसे ऐसे खतरनाक रास्ते थे जहाँ से गाड़ियाँ फिसल जाती थी और किसी को भी पहाड़ों का इलाके का अंदाज़ा नहीं था कैसा होता है। आम तौर पे मैं भी उसमें गया था,
सड़कें गिर जाती, चलते चलते सड़क गिर जाती थी, वहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाता था, भूस्खलन जिसे कहते हैं, वो आम तौर पे हो जाता था। ये सड़क ये गिर जाती, इतना खतरनाक था। हमेशा बरसात होती थी, वहाँ लाइट नहीं थी। इतने रिस्की एरिया में जाके एक हफ्ता वहाँ पे, एक हफ्ते से ज़्यादा वहाँ पे ये किया गया, सामान बांटा गया, राशन बांटा गया, हज़ारों मरीजों का इलाज हुआ, ऑपरेशन तक हुए मरीजों के वहाँ पे। और वहाँ पे बहुत बड़ा खतरा आन पड़ा था सेवादारों के ऊपर, तो वहाँ से सेवादारों को निकाला गया। फिर बावजूद इसके पिताजी उन सेवादारों को नहीं मिले। उसमें सारे 45 मेंबर, काफ़ी सारे 45 मेंबर भी थे, सारे थे। जब हमने पूछा 45 मेंबरों से भी क्या बात आपको पिताजी मिले नहीं या सेवादारों को मिले, अभी तो मैं डॉक्टर था और मेडिकल टीम को लेकर गया था बेस कैंप पे, बेस कैंप पर फील्ड की टीम को मैं मॉनिटर करता था। उसके बावजूद पिताजी हमें भी नहीं मिले। बोला नहीं ये तो ठीक है, सेवा कराए सारे करके आए हम, ये तो सबको मिले और किसी को ना मिलो, कौन स्पेशल कौन अनस्पेशल, ऐसा कुछ नहीं है। तो मिले ही नहीं पिताजी। तो अब जी गुरप्रीत सिंह रोमाना ये लिख रहे हैं, मैं पिछले 10 साल से डेरे नहीं गया, पर मैनू भी ये पता है कि मीटिंग सचमुच इस तरह ही होंगी सी जिवें डॉक्टर मोहित कह रहा है। जी ये मीटिंग में मैं खुद जाता रहा हूँ, मीटिंग नहीं होती, इसे मीटिंग नहीं कहते थे। मीटिंग तो वैसे कह देते हैं, मीटिंग में तो चर्चा होती है। असल में क्या है, एक ब्लॉग इकट्ठा हो गया, चुटकुले सुनाए, हंसी मजाक हुआ, किसी की बीमारी की बात आ गई, चलो किसी की कोई तकलीफ है, साझी बात कोई ब्लॉग की होगी। तो 45 मेंबर तो खुद रूबरू नाइट में माइक ले लेके बात करते थे। उनको तो अगर उनकी मीटिंग स्पेशल होती थी तो वो माइक ले लेके रूबरू नाइटों में क्यों करते थे, वहाँ पे चापलूसियाँ क्यों करते थे। असल में वो ये दिखाते थे भी देखो जी हमारा कितनी करीबी है पिताजी से, हम कितनी खुल के बात कर लेते हैं। क्योंकि आम संगत को कई बार घबराहट होती है, हमें भी बहुत घबराहट होती थी, और कि कैसे पिताजी स्टेज पे बैठे हैं, पैर कांपने लगते हैं, पता नहीं चलता, माइक में बोलने की आदत नहीं होती भी, एकदम से कैसे बोलेंगे, ये सब कुछ। तो ये सब आम तौर पे चलता है, हम सबको पता है भी एकदम से हर एक आदमी माइक पे बोल नहीं पाएगा। लेकिन 45 मेंबर वहाँ दिखाते थे नई संगत को, गांव की संगत को, देखो हम कितना खुल के बात करते हैं पिताजी से, ऐसे बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें है जी। ईश्वर सिंह जी आपका स्वागत है, उत्तराखंड रुड़की से हैं जी। तो ये चीज़ें अब 45 मेंबर ये बताएं कि वो क्या साबित करने पे तुले हैं। ये साबित करने पे तुले हैं कि पिताजी झूठ बोल रहे हैं। तो भैया संत का तो सीधा सा असूल है, सतगुरु कहे दिन को रात तो रात है, अगर गुरु कहे भी सूरज पश्चिम से उगेगा तो उगेगा। वो आपकी गलतफहमी है भी, आप जैसे पूर्व समझ रहे हो वास्तव में पश्चिम है। संत कहे और काम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर संत कह रहे हैं कि हमने मीटिंग नहीं ली तो नहीं ली, अब इसमें कौन साबित कर रहा है, अभी सुनी क्यों रहे हैं हम कि मीटिंग ली थी। मतलब 45 नंबर क्या साबित करना चाह रहे हैं कि पिताजी झूठ बोल रहे हैं, मतलब पिताजी झूठ बोल रहे हैं, 45 नंबर सच्चे हो गए। अब प्रसाद तुम्हें दिया राकेश दिड़बा ने, हनीप्रीत ने, संगत को लूटने के लिए, तो जाके राकेश दिड़बा से पूछना उसने तुम्हें झूठ क्यों बोला, तुम्हारी मीटिंग तो कभी ली ही नहीं पिताजी ने। ये मेरे साथ एक किस्सा भी हुआ था। एक बार पिताजी पार्टी हुई थी, एक बारी मीटिंग हुई, तो करीब करीब रात को 9:30-10 बजे के आसपास पार्टी थी। वो पार्टी शुरू हुई लगभग 9:30-10 बजे, तो करीब 11:30 बजे हम उस पार्टी से निकले भाई। उसके बाद 1-1.5 घंटा बहनों का नंबर लगता है, क्योंकि भाई बहनें एक साथ नहीं जाते थे मर्यादा के चक्कर में। और फिर 1-1.5 घंटा बहनों का, लगभग 12-1 बजे ये सब कुछ ख़त्म हुआ। अगले दिन सुबह 45 मेंबर किसी को भाषण दे रहा है कि रात पिताजी ने हमारी मीटिंग ली और मीटिंग लेके हमें ये आदेश दिए। अब मैंने उसे पूछ लिया, भैया उस पार्टी में तो मैं भी था, तुम्हारी मीटिंग है, 1 बजे तो पार्टी खत्म हुई है, उसके बाद पिताजी ने कौन सी मीटिंग ले ली। पार्टी में तो मैं भी था, भी तुम्हारी मीटिंग ली कब। भी रात को 9 बजे से 8 बजे से लेके 1 बजे तक हम तेरावास के पास ही थे, तो मीटिंग तो हुई नहीं कोई। तो बोला नहीं हमारी मीटिंग ली। बोला कब ली, कब कहाँ ली। अब क्या है कि पता ही नहीं है, जब किसी को, आप में से बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा भी ये पार्टी का सिस्टम भी था डेरे में, इस तरह का सिस्टम भी था कि जो मेन सेवादार थे वो साधुओं को कुछ खिलाने के लिए सामान ले आते थे भी, उनकी घर में खुशी हो, और उसी को पार्टी कह देते थे। पार्टी कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ बफे लगता था भी यहाँ दाल मखनी शाही पनीर बना है होटल की तरह। गिनती की 3 या 4 आइटम, एक फ्रूट, एक कोई पकौड़ा, एक मिठाई और एक जूस, ये आइटम होती थी बस, और कुछ नहीं होता था। तो अब
इसे पार्टी कहते थे। और उसमें क्या कि आमतौर पे ब्रह्मचारियों को, हालांकि ब्रह्मचारी कौन सा छोड़ते थे, लेकिन बहुत से अच्छे भी थे जो ईमानदारी से नियम अनुसार सेवा करते थे। जैसे ब्रह्मचारियों को तला हुआ खाना मना था, तो पार्टी के अंदर कभी कभार मान लो समोसा आ गया, या ऐसी चीज तली हुई चीज़ आ गई, या कोई पेटीज आ गई, या पेस्ट्री, इस तरह की चीज़ें जो मतलब थोड़ी सी फास्ट फूड टाइप है। कभी कभार डोसा भी आ जाता था, या जलेबियाँ आ गई, इस तरह की चीज़। तो ऐसी देसी चीज़ें होती थी, देसी घी का हलवा आ गया, ये चीज़ें होती थी, इसे पार्टी कहते थे। अभी क्या है, नहीं जी पार्टी, हमारी तो मीटिंग होती थी, हमारी तो स्पेशल मीटिंग होती थी। एक्चुअल में प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम इस मीटिंग से नहीं है। अगर ये मीटिंग होती नहीं थी तो फिर पंचकुला दंगा कैसे हो गया? समस्या तो यहाँ खड़ेगी ना, समस्या बरगाड़ी में नहीं खड़ेगी। 45 मेंबरों की मीटिंग हो ना हो, प्रॉब्लम ये है कि पंचकुला के लिए मीटिंग कहाँ हुई फिर? जो 45 मेंबर घरों पे आके, ब्लॉकों में आके बोले 300 साल का सिमरन देंगे, आना ही आना है, मोह फंस गई। तो उसका जवाब आपको मांगना पड़ेगा। तो एक चुटकुला किसी ने बड़ा अच्छा सुनाया था आज, चलो वो मेरे ध्यान में शायद निकल रहा है। एक और चीज़ आपको बताते हैं। शाह मस्ताना जी धाम में अभी तो नहीं है, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे। शाह मस्ताना जी धाम में ऊपर की कैंटीन जो है, शाही कैंटीन, वहाँ पे एक पेंटिंग बनी हुई थी। उस पेंटिंग में हरे कपड़े वाली माता है। वो हरे कपड़े वाली माता एक घर में जाती है, आग लगा के आती है, एक दूसरे के खिलाफ भड़का आती है, दूसरे घर में जाती है, दूसरे के खिलाफ भड़काती है, तीसरे घर में जाती है तो भड़का आती है। अब सारे गांव में जूता बज जाता है। अब जब सारे गांव में जूता बजता है कि जो हम लड़ क्यों रहे हैं, जब सारा गांव इकट्ठा होता है आपस में बात करने के लिए, तो पता चलता है भी ये हरे कपड़े वाली माता काम खराब कर रही है। तो उस पेंटिंग में दिखाया गया है भी आखिरी में हरे कपड़े वाली माता गुनहगार है, भी ये सबको लड़ा रही है। कुछ ऐसा ही हाल एडम ब्लॉक का है। एडम ब्लॉक क्या करता है, एक ब्लॉक में जाके बोलेगा पिताजी ने आपके ब्लॉक के लिए ये वचन किए, पैसे दे दो। दूसरे ब्लॉक में ये वचन किए, तीसरे ब्लॉक में ये वचन किए, चौथे ब्लॉक में ये, सबसे अलग अलग खाए गए। पिताजी कुछ कह ही नहीं रहे थे, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, ये सब चलता रहा। आपस में लड़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पिताजी तक तो बात ही नहीं है। पिताजी स्टेज से क्या बोल रहे हैं, हम कौन सा किसी को बुरा बोलते हैं। अभी क्या होता है, कई बार किसी ब्लॉक में किसी भाई का झगड़ा हो गया और वो थोड़ा ज़्यादा पहुंचा हुआ आदमी है। अब वो कहता सुलह कराऊंगा मैं तो पिताजी के सामने करूंगा, तो पिताजी के सामने तो मामला जा नहीं सकता। तो क्या होता है, वहाँ पे एक बड़ा प्रबंधक निकल के आएगा अंदर से, तेरावास में से, दिखाने के लिए मैं तो पिताजी के साथ ही रहता हूँ। फिर वो आके बताएगा राकेश डिड़बा जैसा। फिर वो आके कहा मैंने पिताजी से आपकी बात रखी है। पिताजी बड़ा नाराज़ हुए, भी ऐसे इतनी इतनी बातों पे लड़ रहे हैं, ये है वो है, मैंने आम देखा है खुद। पिताजी ने ऐसे बोला, ऐसे क्यों लड़ रहे हो, ये नहीं लड़ना, बस नारा लगाओ, गोलमाल करो। अब जिस आदमी का झगड़ा होता है वो खुश है, यार पिताजी ने मेरे लिए स्पेशल प्रसाद दे दिया, मेरी हाजिरी लग गई वहाँ पे, बाई ने बात कर ली, ख़त्म कहानी। वो अपने झगड़े को भूल जाता है। असल में वो सही होता है, लेकिन बाद में उसको जब वो झगड़े को भूल जाता है तो वही बंदे जिनके साथ उसका झगड़ा हुआ होता है, वो जब चौधरी बने होते हैं उसके ब्लॉक में, वो चिढ़ जाता है, यार ये इनसे तो मेरा झगड़ा हुआ, पिताजी ने फिर इनका साथ दे दिया, इनको चौधरी बना दिया। एक्चुअल में पिताजी तक तो बात ही नहीं कभी गई होती, पिताजी तक तो बात गई ही नहीं होती। चौधरी तो इसलिए बन गया वो। अब वो चौधरी बन गया, और वो आदमी जो शरीफ होता है, अच्छा भला होता है, जो ईमानदार होता है, असूल पे होता है, वो डेरे आना छोड़ देता है। भैया ये तो गुरुजी तो भैया गलत बंदों को चौधरी बना रहे हैं, आपा तो नहीं जाते। बहुत से लोग ऐसे हैं, उनको लगता है यार ये तो बंदे गलत थे, पिताजी ने चौधरी क्यों बनाया। अब आपको आज समझ में आ रहा होगा चौधरी कौन बनाता था, आ रहा होगा तो महसूस भी हो रहा होगा कि कितने लोगों ने तो बिना वजह ही जाना छोड़ दिया। अब क्या है, ये लगे हुए हैं ख़ास तौर पे गुरचरण कौरन पार्टी, वो तो कहना भी एक्टिंग करने में तो ऑस्कर पीछे छोड़ दें, इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग होती है। वो मनोहर लाल अरोड़ा के मर्डर केस में देखा ही था हमने, कैसे एक्टिंग कर रहे हैं। वो रोने को, वो कुछ और बात पे बोल रहे हैं, बिजोड़ी फैला लो, उसको पता ही नहीं है, वो रोने बैठ गई वहाँ पे। तो क्या है कि चलता रहता है नौटंकी, लेकिन अब आपको इस नौटंकी से पिताजी ने पर्दा उठा दिया। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, एक पारस की बट्टी में भजन है, जिन्ना सतगुरु नाम पका लेता हो दूर ओना दियाँ तंगियाँ गईयाँ, कोई दाग ओना ते लग ना सके जड़ी पक्कियां रंगा विच रंगियाँ गईयाँ। इसमें एक अंतरा है, वो मैंने इसमें लिखा भी है, वो अंतरा जेड़े ओगना नू कफन भी कज ना सके। मतलब हिंदी में बताऊं,
आम आदमी अपने समाज में क्या होता है, इंसान जब मर जाता है उसके ऊपर कफन ढक देते हैं। मतलब उस कफन से क्या होता है कि इस आदमी का व्यवहार कैसा था, ये किसी से गुस्सा करता था, कुछ करता था, इसको बुरा बोला, भैया इस सफ़ेद कपड़े के साथ अब इसकी मौत के साथ ये सारा कुछ ढका गया। तो ये होते हैं अवगुण है कि ये ढक दिए गए भी, ठीक है, गुस्सा करने वाला था या ज़्यादा बदतमीजी करता था, ये ढके गए। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो कफन से ढके नहीं जाते, जो समाज में किए होते हैं। जैसे किसी को मतलब बहुत समाज में लड़ाई करवाना, समाज के खिलाफ करना, समाज में बुराई फैलाना, ये गुनाह कफन से ढके नहीं जाते। तो क्या है, जिन्ना और गुनाह नू कफन भी कज ना सके, जो ढक ना सके, तेरे हथ दा साया कज लैंदा। अब मान लो वैश्यावृत्ति में पड़ी लड़की है, उसका अवगुण इतना बड़ा है, ये कफन से थोड़ी ढका जाएगा। लेकिन सतगुरु के हाथ के साए ने उसे शुभ देवी बना दिया, वो समाज में इज्जत के लायक होगी और वो अवगुण भी ढका गया, वो ढका गया गुरु के हाथ से। जिन्ना अवगुणा नू कफन भी कज ना सके, तेरे हथ दा साया कज लैंदा। हथ जिन्ना दे उत्ते नहीं सतगुर दा, ओ हुंदियां कफन भी नंगियां गईयां। अब क्या है कि एडम ब्लॉक तो ऐसा है, सतगुरु का हाथ भी नहीं है और वैसे भी नंगे हैं, वो तो कफन भी नहीं है उनके पास, वो तो बिना कफन के ही नंगे हैं, वो मरे थोड़े, जिंदा है, वो तो जिंदा है। तो अब मान लो कोई भी 45 नंबर गुजर जाता है, अब तो कौन रोता है, बोला अच्छा एक बला टली भी, एक तो कम हुआ ठग, ये हो रहा है। अब कौन दुखी होता है भी, एक ठग था कम हो, हाँ उसी के साथ का 45 नंबर बेशक बोलता रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, अब पिताजी ने वचन किए थे जब हम पर्दा उठाने पे आ गए तो एक एक का पर्दा उठाएंगे, जब उठा रहे हैं तो फिर सेक क्यों लग रहा है। अब अभी तो सतगुरु ने हाथ उठाया है, सिर्फ इतना ही है ना, सच ही बोला है, नहीं तो ये क्या है, ये है कि अब हाथ खींच लिया। अभी हम तो जानते ही नहीं 45 नंबर कौन है, और अब आप लगो 45 नंबर को पूजने, मिचरी का प्रसाद खाओ। अभी 28 तारीख को बहुत सारी जगहों पे मीटिंग रखी हुई है, जिला स्तर पे जगह जगह। तो अब वो उन मीटिंगों में कौन जाएगा, कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा और क्या होगा, सबको मालूम है। अब कुछ नहीं होना, दिल्ली के अंदर जापानीज पार्क में मीटिंग रखी हुई है, और 28 तारीख में पंजोखरा का भी मेरे को सुनने में आया मैसेज। जिला स्तर पे अलग अलग मानसा में रखी गई है, मोगा में रखी गई है, हर जगह से फ़ोन आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने कि कैसे आपको इसे देखना है, कैसे नहीं देखना। जब पिताजी बोल रहे हैं हमारी तरफ से कोई हुक्म आता ही नहीं, तो लेटर के बारे में लोग लिख रहे हैं, तो फिर ये लेटर से हुक्म कैसे आ गया। तो ये क्या लिखा है, पिताजी ने दवाई भेजी है, एक बार दोबारा लिखना जी। ये जी, और छोड़िए, कईयों को तो दांत में शेविंग ब्लेड दे देते थे, पिताजी ने इस्तेमाल किया शेविंग ब्लेड। पिताजी की दाढ़ी बनी देखी है आपने कभी शेविंग ब्लेड से? ये पिताजी रेजर कब से इस्तेमाल करने लगे? तो मतलब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कोई एक नहीं है। अब तो सिर्फ पिताजी ने सच बोला है, सच का मतलब पिताजी तक पहुंचा। पिताजी के जेल जाने के बाद पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति है जो 45 मेंबर एडम ब्लॉक की मर्जी के बिना जेल में पिताजी से जाके मिलकर आया है। बाकी सब तो मैनेज ही है। जेल प्रशासन कौन सा, वहाँ पे हरिश्चंद्र की 7वीं औलाद है, वो भी एक नेता का ही लड़का है, वो ऐसे भ्रष्ट आदमी है। और हरियाणा सरकार का अफसर है, तो वैसे ही ईमानदार होने की उम्मीद ही कम हो जाती है। तो चीज़ें ये है कि अब आपके सामने चीज़ें स्पष्ट तौर पे, अब आप करेंगे क्या आप जानिए, कौन सी मीटिंगों में शामिल होना है। कोई भी 45 नंबर आके बोले ना भी हुक्म आया, तो हुक्म कन्फर्म कर लेना, क्योंकि क्या है कि पंजाब के अंदर माहौल है बहुत ज़्यादा ख़राब, और इतना ख़राब है कब क्या घटना घटे कुछ पता नहीं, वो किसके सिर पे ठीकरा फोड़ दें कोई भरोसा नहीं। मीटिंग में जाओ सोच समझ के जाओ, ठीक है। नाम चर्चा करनी है, नाम चर्चा सब जाते हैं, अपना रूटीन में जाते हैं, लेकिन वो नाम चर्चा अगर चुनावी चर्चा हो या चुनाव का बिगुल बजाने के लिए हो, या आपका वोट बैंक दिखा के आपकी वहाँ फ़ोटोएं खींच के, ख़ास तौर पे एक फ़ोटो जिसमें आप ऐसे हाथ खड़ा करते हैं, कभी देखना ये हाथ खड़ा करने वाली फ़ोटो को वायरल क्यों किया जाता है। ये हाथ खड़ा करने वाली फ़ोटो एक सैंपल है कि देखो हमारे इशारे पे कैसे हाथ खड़ा करती है संगत,
कैसे हमारे साथ खड़ती है। हम एके में रहेंगे, क्यों? एका तो है समाज सेवा करने का, वोट डालने के लिए एका आ जाता है याद, और उसके बाद कौन मर रहा है कौन जी रहा है पता नहीं। 45 मेंबर की मौत हो गई, किसी ने पिताजी को बताया ही नहीं कि 45 मेंबर सेवादार की मौत होगी। वो तो जेल का कर्मचारी बता रहा है कि आपके किसी 45 मेंबर की मौत हुई है, पिताजी को तो बताया ही नहीं किसी ने। अब कौन सामने आके ये क्लेम करता है कि ये जो हो रहा है, जो पिताजी के सवाल जवाब आए हैं कि कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं। अगर झूठे हैं तो वो वकील सामने आए जो उस पूछताछ में पिताजी के सामने बैठा होगा, और अगर मैनेजमेंट ये कहती है कि वहाँ वकील था ही नहीं, तो आप यकीन मानिए भी पुलिस के साथ अकेला छोड़ दिया हजूर महाराज जी को, एक पुलिस की टीम के साथ। जबकि कानूनी तौर पे आजकल मेरे जैसा आदमी भी जब पुलिस के पास बातचीत करने जाता है ना, तो वकील साथ लेकर जाता है कि हमें पता है कि पुलिस बदतमीजी से पेश आती है। और अगर वो वकील कौन है जो वहाँ बैठा था, और अगर नहीं था तो मान लीजिए कि मैनेजमेंट ने अकेला छोड़ दिया गुरुजी को, पिताजी को, जैसे युद्ध के मैदान में अकेला छोड़ दिया। अगर वकील नहीं था वहाँ पे, और अगर था तो वो कौन था, और वो कहे कि ये झूठ है और एसआईटी को प्रक्लेम करे तो मज़ा आए और वीडियो की डिमांड करे, क्योंकि कहते हैं कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई है पिताजी के साथ जो बातचीत हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने धीरे धीरे आएंगी भी, लोग समझाएंगे, अलग अलग तरीक़ों से पेश आएंगे। तो कल के लाइव में हमने मेन सवाल कल के लाइव में भी बताए थे, और बचे हुए सवाल आज के लाइव में आपके सामने रखे हैं। हालांकि क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा हैं तो हो सकता है 1-2 लाइव और लें, लेकिन अब और लोग भी लेंगे, जैसे अवतार सिंह जी हैं या विजेंद्र बग्गा जी हैं, सैम जी, तरसेम जी, रवि नड्डा जी और हैं, ये सब हैं। तो ये सब भी आपको जो आपकी स्थानीय भाषाओं में, पंजाबी में, सीधी भाषाओं में, जो भी आपकी भाषाएं हैं उनमें चर्चा करेंगे। बैन वीरपाल का और भी शायद चाहेंगे तो वो भी शायद आएंगे, वो आना चाहेंगे तो उनके साथ भी चर्चा रहेगी पंजाबी भाषा में। तो ये सारी चीज़ें आप सोचते रहिए, समझते रहिए, आगे पीछे ध्यान रखिए। कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है सालों से, ख़ास तौर पे कोई और नहीं है, वो 45 मेंबर है। पिताजी क्यों बोलते थे हमारी कहानियाँ सुना के पैसा लूट के ले जाएंगे, वो कहानियाँ खुद से गढ़ी होती थी, पिताजी से तो हुई नहीं बात। तो फिर अब वो कहानियाँ कौन सुना रहा है, वो पैसा कौन मांग रहा है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। एडवोकेट राजकुमार गर्ग जी बोल रहे हैं कोई वकील नहीं था वहाँ पर। तो राजकुमार जी, अगर आप ऐसा किस जवाब से कह सकते हो, तो ये हैसियत से कह सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई वकील वहाँ नहीं होगा, पर फिर भी कोई आपको किसी ने बताया हो तो बताना ज़रूर। और सच कहूँ मैं अब इसका जिक्र क्यों नहीं है, सच कहूँ वाले एसआईटी से तो बड़े सवाल पूछ रहे हैं, तो जो पिताजी से सवाल पूछे उसका जवाब भी लिखना था। अब तो डॉक्टर नैन और विपासना जी बताएंगे, कल उनका शायद पेशी है उनकी लुधियाना के अंदर एसआईटी के सामने। तो कल क्या सवाल जवाब होते हैं और क्या उनके जवाब निकल के अगर बाहर आएंगे तो पता चलेगा कि भैया हुक्म अगर आ नहीं रहा है वहाँ से, तो फिर चिट्ठी में हुक्म दे कौन रहा है। तो ये चीज़ें आपके सामने आज नहीं तो कल आ ही जाएंगी। तो अरदास लगा लेते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत के राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे। सुमति किसे कैसे देनी है ये तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।